हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे जो एमसीक्यू चला रहे हैं हम किसके लिए। एक तो दिल्ली मेट्रो की वैकेंसी है जो आपके सामने आने वाली है 4-5 महीने में, और एक लखनऊ मेट्रो है जिसकी भर्ती आई हुई है LMRC की। तो उसका एग्ज़ाम है जो 17 अप्रैल को है ही। तो उसकी हम तैयारी के लिए एमसीक्यू चला रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के। उसमें 75 क्वेश्चन का होता है परसेंटेज। ठीक है, 75% क्या होता है, 75% आते हैं थ्योरी के, ओनली ट्रेड के आते हैं इलेक्ट्रिशियन के। तो इसके लिए हम शानदार तैयारी के लिए इसमें एमसीक्यू चलाएंगे, ज़रूर देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना। बात करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो इसके अंदर क्या होगा, ये इलेक्ट्रिशियन में क्या है, JVVNL की भर्ती है ना, उसमें हुआ पेपर है ये। किसका? JVVNL है जो राजस्थान में भर्ती चलती है, उसका पेपर है। जो एग्ज़ाम डेट देख सकते हो यहाँ पर 27/8/2018 को पेपर हुआ था। ठीक है, इसके अंदर 2 घंटे मिलते हैं। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है कि एक डीसी मोटर की चाल का नियमन के रूप में दिया जाता है, यानी इसमें सूत्र पूछा चाल नियमन, यानी स्पीड रेगुलेशन का सूत्र पूछा है। तो स्पीड रेगुलेशन का इनमें से देखो आप देख सकते हो ये सूत्र अच्छा है, क्योंकि नो लोड, ठीक है, नो लोड माइनस फुल लोड पर गति बटे हुए फुल लोड, ये सूत्र होता है। ठीक है, आप सभी जानते हो। तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, पहला प्रश्न का आंसर हो गया सी। इसके अंदर 5 ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों आपको, वहाँ पर तो 4 ही मिलते हैं। ठीक है, दिल्ली मेट्रो में और लखनऊ मेट्रो में 4 ही ऑप्शन आएंगे। ये क्या JVVNL की भर्ती का है, इसलिए इसमें 5 ऑप्शन है। अब बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो 750 RPM फुल लोड पर चाल है, 10% चाल नियमन है, और डीसी मोटर की नो लोड पर चाल क्या होगी। तो वही सूत्र है इसके अंदर। ठीक है, इधर चाल नियमन, ये चाल नियमन हो गई 10% बराबर फुल लोड, नो लोड पर गति कितनी है इसकी, नो लोड पर दी हुई ज्ञात करनी है, नो लोड पर। ठीक है, नो लोड पर ज्ञात करनी है, और फुल लोड पर 750 दी हुई है, और नीचे आ जाएगा 750। ठीक है, यहाँ पर ये परसेंट में है तो नीचे 100 आ जाएगा। अब बात करते हैं इसमें वज्र गुणा कर लो सीधे। 750 को 10 से गुणा कर लो, 750 गुणा 10, और नीचे आ जाएंगे 100। तो 100 से ये कट जाएंगे तो इधर 75 बच गए ना। तो ये 75 और ये 750 है, जो क्या करेंगे, 750 है जो इधर आएंगे। तो इधर आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो 750 और प्लस 75, यानी ये हो जाएंगे 825। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। इसमें 825 उत्तर आएंगे, सी ऑप्शन है इसका आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन। विद्युत केबलों या उपकरणों में आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक या का उपयोग किया जाता है। किस अग्निशामक का उपयोग करते हैं हम, विद्युत केबलों या इलेक्ट्रिक जो उपकरण होते हैं ना, इनमें जो आग लगती है उसको हम बुझाते हैं किससे। तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 होता है ना, CO2। इससे हम जो विद्युत केबलों और उपकरणों में लगी आग को बुझाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। तो कंबल और बालू, ठीक है, 4 नंबर है, कंबल और बालू इत्यादि उपयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोककर आग बुझाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो उसको हम कहते हैं स्मूथरिंग। क्या कहते हैं, स्मूथरिंग कहते हैं उसे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन। एक तांबे की तार की बनी एक कुंडली का 0 डिग्री यानी प्रतिरोध है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ओम है, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके प्रतिरोध की गणना करनी है हमारे को। ठीक है, और ए एल्फा का मान दिया हुआ है जो है 0.004 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो इसका दोस्तों देखो एक सूत्र होता है RT बराबर R01+80। ठीक है, ए ये एल्फा है, इसका मान दिया हुआ है यहाँ पर। देखो ताप गुणांक होता है, ए मतलब क्या है, ये ताप गुणांक होता है, इसका मान दिया हुआ है यहाँ पर। और टी क्या है, टी तापमान है जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 1 है ही यहाँ पर। और 0 डिग्री पर क्या है, 0 डिग्री पर 100 ओम प्रतिरोध दिया हुआ है, ये 0 डिग्री पर प्रतिरोध होता है। तो ये
इसका तापमान आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो सेल प्रतिरोध की गणना हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखो जो 100 है, 100 गुणा 1 प्लस 80 मतलब हो गया ए और यह 30 डिग्री, तो 0.004 है और गुणा 30 है। ठीक है, तो इनको गुणा करने पर क्या होगा, ये हो जाएंगे 12 और इधर आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, 1.12 आ जाएगा, 1.12 इस प्रकार आएगा। ठीक है, और इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करने पर क्या होगा, 112 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, तो 112 आंसर आ गया इसका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर। 6 नंबर है कि 1.5 kW क्षमता के एक हीटर की विद्युतीय उपभोग की गणना करनी है। ठीक है, विद्युत उपभोग कितनी की इसकी गणना करनी है। 1 माह तक प्रतिदिन आधा घंटा उपयोग में किया जाता है। ठीक है, एक हीटर है जो क्या करता है 1.5 kW यानी 1.5 kW इंटू क्या करता है 30 दिन। 1 माह बोला, 1 माह का मतलब 30 दिन चलता है। कितना, आधा घंटा। आधा घंटा का मतलब क्या हो गया 0.5। ठीक है, 0.5 बटे हुए 1000। ठीक है, अब क्या होगा 1000 से देखो इसको 1000 में काट देंगे, इसके नीचे पॉइंट आ जाएगा और इसके भी नीचे पॉइंट आ जाएगा, तो इसमें पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा और ये बच जाएगा ऊपर 1000 से 1000 चला जाएगा, तो नीचे बचेगा इसका 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, ये चला जाएगा 2 बार। ठीक है, 2 दूनी 4 यानी ये इस प्रकार बचेगा 45/2, तो इसका उत्तर आ जाएगा 22.5। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, ये आएगा 22.5, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी 22.5 यूनिट आ जाएगा इसका। कितनी उपभोग आएगी 22.5। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। एक 12 पोल 500 RPM अल्टरनेटर की आवृत्ति की गणना करनी है। ठीक है, तो इसकी आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, एफ बराबर NP/120 होता है। ठीक है, तो एन यानी गति कितनी है और पोल कितने हैं उनको गुणा करके 120 का भाग देना है। तो इसमें क्या होता है 12 गुणा 500 बटे 120, तो 0 से 0 चला जाएगा और 12 से 12 चला जाएगा तो 50 बच जाएगा ना। तो इस प्रकार 50% 50 हर्ट्ज क्या हो जाएगी इसकी आवृत्ति हो जाएगी। आवृत्ति होती है वो पूर्ण के चक्रों की संख्या होती है, उसको हम आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति का मात्रक क्या है हर्ट्ज। ठीक है, तो इस प्रकार आवृत्ति पूछी जाएगी। इससे क्या है दोस्तों 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसे, तो आपको ध्यान में रखना है इसको। अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। दर्शाए गए चित्र के अनुसार 3 प्रतिरोधक है R1 R2 R3, इनका कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों ये जुड़े हुए हैं किस में, समांतर में जुड़े हुए हैं। तो समांतर में प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र वो होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, इस प्रकार। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसका निकालेंगे। देखो 60-60-60 है, तो 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, तो 60 नीचे लघुत्तम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1-1-3। 3 में यानी उल्टा करना है, फिर 60 में 3 का भाग देना है तो 20 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो 20 किलो ओम किस में दिया हुआ है, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 9th नंबर। तो सेमी कंडक्टर एलिमेंट अपने विशुद्ध रूप में क्या होता है। सेमीकंडक्टर कहलाता है जो माध्यित रूप से एक्स इंटरसिक, ठीक है, एक्स इंटरसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है, तो वो होता है इंटरसिक। सी आंसर होगा इसका, यानी सेमीकंडक्टर एलिमेंट अपने विशुद्ध रूप में क्या होता है इंटरसिक होता है, जिसमें माध्यित यानी अपमिश्रण या हम अशुद्धि मिलाते हैं ना उसको बोलते हैं माध्यित, यानी अशुद्धि मिलाने पर एक्स इंटरसिक सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक बन जाता है वो। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक किस में धारा प्रवाह नहीं होता है,
यानी कौन सा परिपथ होता है, बंद परिपथ, शॉर्ट परिपथ, खुला परिपथ, समांतर परिपथ, श्रेणी परिपथ, किसमें है जो धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो दोस्तों अपन को पता है जो खुला परिपथ होता है ना उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है, यानी ओपन सर्किट, ओपन सर्किट होता है जिसमें क्या होता है धारा का प्रवाह नहीं होता है। बाकी जो बंद परिपथ होता है ना क्लोज सर्किट, उसमें धारा का प्रवाह होता है। तो इसका आंसर हो गया बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तापीय विद्युत स्टेशन में ऊर्जा परिवर्तन के रूप में होता है। उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत में, नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत में। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन से पता चल रहा है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, तापीय विद्युत स्टेशन है तो एक तो तापीय ऊर्जा होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ताप उत्पन्न होता है ना, वहाँ पर क्या होता है ऊष्मा भी पैदा होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊष्मा को विद्युत में बदला जाएगा। प्रकाश से कोई मतलब नहीं है, सूर्य से वो सोलर सेल में होती है, सौर ऊर्जा भी सोलर में होती है। बात करें जल ऊर्जा, जल ऊर्जा हाइड्रोजन में होती है। तो और नाभिकीय ऊर्जा है जो नाभिकीय संयंत्र में होती है। तो बचा क्या, बचा एक ही है ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो तापीय विद्युत स्टेशन यानी इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा मतलब था वो तापीय स्टेशन होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब कोई परिपथ इस प्रकार सुरक्षित किया जाता है कि इस पर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचने वाली कोई विभव ऊर्जा नहीं होती है, तो ये क्या कहलाती है, निम्न ऊर्जा व्यवस्था कहलाती है, बी है उच्च ऊर्जा व्यवस्था, और सी है खुला परिपथ ऊर्जा, शॉर्ट सर्किट ऊर्जा, और शून्य ऊर्जा अवस्था। तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी विभव ऊर्जा नहीं है। तो कोई भी नहीं है इसका मतलब जीरो है, तो इसमें ये आंसर होगा, यानी शून्य ऊर्जा अवस्था होती है वो, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 kW 50 हर्ट्ज 6 पोल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो 960 आरपीएम पर चलती है, सिंक्रोनस ताल और प्रतिशत स्लिप ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका वही सूत्र है जो आपको बताया था NS वाला, ठीक है, वो है ना वोल्टेज गति स्पीड रेगुलेशन बराबर नो लोड माइनस फुल लोड, ठीक है, बटे हुए फुल लोड, ये सूत्र है, इससे हो जाएगा। इसमें आंसर आएगा जो क्या होगा, एक तो 1000 आरपीएम होगा, 1000 आरपीएम और 4% स्लिप आएगी, ठीक है। इस प्रकार हो जाएगा, सूत्र से आप कैलकुलेशन कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। निम्नलिखित में से किस सामग्री का ऋणात्मक ताप पूर्णांक होता है, यानी NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी ऋणात्मक ताप गुणांक किसका होता है, पित्तल का होता है, पारा का होता है, इलेक्ट्रोलाइट का होता है, चांदी का होता है, तांबा का होता है। तो आप सभी को पता है ये जो पित्तल है, पारा, चांदी, तांबा, ये सभी क्या है, ये PTC है, क्या है, ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। जबकि बचा कौन है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, NTC है। तो इसमें आंसर होगा 14 में C, यानी इलेक्ट्रोलाइट होगा ऋणात्मक ताप गुणांक वाला। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फ्यूज तार की धारावाही क्षमता पर निर्भर करती है। एक जो फ्यूज तार होता है ना हमारा, वो किस पर उसकी धारावाही क्षमता निर्भर करती है। तो दोस्तों इसमें होगा उपयुक्त सभी, यानी अनुप्रस्थ क्षेत्र पर होती है, जो एरिया होता है उस पर, आयाम पर भी निर्भर करता है, और टर्मिनल की आकृति कैसी है इस पर, और सामग्री कैसी है, यानी सामग्री का मतलब क्या होता है, कौन सा पदार्थ मिला हुआ है उसके अंदर, उस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। यानी जिस प्रकार टीन और शीशा का होता है मिश्रण, तो टीन और शीशा कितना सामग्री कितनी कितनी % मिली है उस पर निर्भर करता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सामग्री सबसे कम प्रतिरोधकता अपेक्षित है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यानी सबसे कम प्रतिरोधकता पूछा है। तो सबसे जो अच्छा चालक है ना उसकी प्रतिरोधकता कम होती है। तो सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तांबा होता है। तो तांबा की क्या होगी, प्रतिरोधकता सबसे कम होगी। तो इसका आंसर हो गया ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके द्वारा निम्न प्रतिरोध शुद्ध माप की जा सकती है, यानी किस ब्रिज के द्वारा हम जो निम्न प्रतिरोध होता है ना उसकी शुद्ध माप की जा सकती है। तो दोस्तों वो होता है केल्विन ब्रिज, ठीक है। केल्विन ब्रिज होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, निम्न मान का प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। विद्युत मशीनों में किससे कम करने के लिए लेमिनेटेड कोर उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, लेमिनेटेड कोर करते हैं हम एडी करंट शक्ति को कम करने के लिए, ठीक है। लेमिनेटेड क्यों करते हैं,
ये एडी करंट को शक्ति को कम करने के लिए। और हिस्टेरेसिस शक्ति होती है, इसको कम करने की हम सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है, जो होती है सिलिकॉन की मात्रा। ठीक है, इस प्रकार करते हैं। दोनों का ध्यान रखना, दोनों का प्रश्न उल्टा सुल्टा कई बार पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन आया दोस्तों कि एम्पियर टर्न किसकी इकाई है। एम्पियर टर्न देखो दोस्तों, इसके अंदर सुचालकता की नहीं होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसकी भी नहीं होगी, आवृत्ति की भी नहीं होती है, क्योंकि आवृत्ति की हर्ट्ज होती है। ठीक है, सुचालकता होती है, इसकी मोह होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये होता है Fm बराबर N गुणा आई, यानी N क्या है, टर्न है, और धारा है जो आई धारा है एम्पियर में। तो एम्पियर टर्न किसकी होगी, ये होगी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। तो ये डी ऑप्शन दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, जिसकी एम्पियर टर्न होती है इकाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, शुद्ध संधारित्र में उपयोग होने वाली पावर कितनी होती है। तो दोस्तों ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। यानी शुद्ध संधारित्र पूछो चाहे शुद्ध कैपेसिटर पूछो, इसके अंदर जो अपव्यय यानी जो शुद्ध शक्ति होती है ना, अपव्यय होने वाली पावर या शक्ति, वो हमेशा ही शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य। क्यों होती है दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि वो शुद्ध होती है 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री का मान हमेशा जीरो होता है। तो यहाँ पर किसी भी पावर होती है ना, वो होती है V इंटू P गुणा V गुणा आई। P बराबर होता है दोस्तों, P बराबर V गुणा आई गुणा कोस थीटा। ठीक है, यही होता है। कोस थीटा क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, और उसमें 90 का मान 90 होता है, तो 90 डिग्री का मान हमेशा जीरो होता है। तो इस प्रकार कोस 90 का मान जीरो होने पर क्या होता है, पावर कितनी भी हो चाहे यहाँ पर V इंटू आई, तो वहाँ पर क्या होगी, जीरो आंसर आएगा। इस प्रकार पावर क्या होगी, हमेशा ही शुद्ध में जीरो ही होगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, जनरेटर में डम्मी कोयल किसके लिए प्रदान की जाती है। जो दोस्तों डम्मी कोयल होती है ना, वो किस लिए उपयोग करते हैं, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। जनरेटर में डम्मी कोयल का उपयोग करते हैं हम, ई आंसर होगा इसका, क्योंकि रोटर का यांत्रिक संतुलन होता है ना, उस संतुलन को, यांत्रिक संतुलन को बनाए रखने के लिए करते हैं हम। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, बिजली के झटके से बचने के लिए सुरक्षा के अंतिम उपाय की व्यवस्था सर्किट के बिजली आपूर्ति पक्ष के बजाय स्वयं उपकरण पर की जा सकती है। इस सुरक्षा को क्या कहा जाता है। जो हम बिजली आपूर्ति होती है ना, उसमें क्या होता है, हम उसमें जो सुरक्षा क्या करते हैं, बिजली के झटके से बचने के लिए जो सुरक्षा करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं। तो उसको देखो ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन, ये भी कहते हैं, सही है। फेज फॉल्ट डिटेक्शन होता है, उससे भी हमें सुरक्षा मिलती है। जो बाह्य फॉल्ट या डिटेक्शन हो जाता है, उससे भी सुरक्षा मिलती है। आंतरिक फॉल्ट डिटेक्शन होता है, उसमें भी हमें सब मिलती है। तो इसके अंदर क्या होगा, आंसर होगा ए। ठीक है, तो ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन होता है ना, उसमें हमें सुरक्षा मिलती है। ग्राउंड फॉल्ट हो जाता है तो उसमें क्या होता है, ग्राउंड हो जाता है और हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। इस प्रकार हमें अंतिम सुरक्षा मिलती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर, डीसी मोटर का प्रारंभिक प्रतिरोध आमतौर पर कितना होता है। यानी जो डीसी मोटर होती है ना, उसमें प्रारंभ में जो प्रतिरोध होता है ना, वो क्या होता है, 100 ओम होता है, बहुत बड़ा होता है, 100 ओम, 1000 ओम होता है, कम होता है, या लोड पर निर्भर करता है। तो दोस्तों जो डीसी मोटर होता है ना, उसका प्रारंभिक प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, डीसी मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए निम्न में से कौन सा सेमीकंडक्टर डिवाइस प्रयुक्त करते हैं। यानी जो डीसी मोटर होती है ना, उसकी गति यानी स्पीड को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए कौन सा सेमीकंडक्टर उपयोग करते हैं हम। तो इसके अंदर एससीआर कर सकते हैं हम, और एससीआर को दूसरा नाम थायरिस्टर कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी, यानी थायरिस्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हॉपकिंस परीक्षण किस पर किया जाता है। पूर्ण भार पर करते हैं, भार पर करते हैं, भाग भार पर, लो भार पर करते हैं, या कम भार पर करते हैं, या निर्धारित गति पर करते हैं। तो दोस्तों ये होता है हमेशा हॉपकिंस परीक्षण होता है ना, ये पूर्ण भार पर होता है, यानी फुल लोड पर होता है। कब होता है, फुल लोड पर होता है, हमेशा फुल लोड पर होता है हॉपकिंस परीक्षण। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर, इंडक्शन मोटर तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता है,
जो वास्तविक गति होती है नो लोड माइनस फुल लोड, ठीक है, इसकी जो बटे हुए ये भी आता है फुल लोड। तो इस प्रकार क्या करते हैं हम स्लिप का मान ज्ञात करते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी स्लिप का मान होता है वो दोनों तुल्यकालिक गति यानी सिंक्रोनस स्पीड माइनस वास्तविक गति, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्लिप। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 27 नंबर। एक इंडक्शन मोटर में जोंगिंग क्या है? ये जोंगिंग होता है दोस्तों, ये बहुत मोस्ट है। जोंगिंग और इंजिंग एक ही नाम है। ये जोंगिंग और इंजिंग क्या होता है? तो ये क्या होता है दोस्तों, डी आंसर होगा इसका। प्रक्रिया हेतु थोड़ी सी गति प्राप्त करने के लिए मोटर को एक बार 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 सक्रिय करना, यानी शुरू के अंदर जो हम मोटर होती है ना उसको हम टेस्टिंग करते हैं, उसकी टेस्टिंग करने के लिए थोड़ी देर के लिए चलाया जाता है 10 सेकेंड तक, तो उसी को हम जोंगिंग या इंजिंग कहते हैं। इसका दूसरा नाम जोंगिंग या इंजिंग भी है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट परीक्षण क्या देता है? यानी जो ओपन सर्किट परीक्षण करते हैं ना उसमें क्या करते हैं हम किसकी मान ज्ञात करते हैं? कॉपर हानि का मान करते हैं या हिस्टैरिसीस शक्ति का या कॉपर कोर हानि का? तो इसमें दोस्तों देखो आपको बता देता हूँ मैं, ओपन सर्किट के अंदर होता है जो आयरन हानि होती है ना, कौन सी हानि? आयरन हानि का ज्ञात करते हैं हम, और आयरन हानि को हम क्या कहते हैं? कोर हानि कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आंसर हो गया सी, यानी कोर हानि हो गई ओपन सर्किट के लिए। और पूछ ले कि शॉर्ट सर्किट के लिए कौन सी हानि का मान ज्ञात किया जाता है? तो शॉर्ट सर्किट परीक्षण के द्वारा हम कॉपर सत्ती होती है तांबर सत्ती, उसका मान ज्ञात करते हैं कॉपर का, ठीक है, कॉपर लॉस का मान ज्ञात करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। फ्लोरोसेंट लैंप के सर्किट में एक चौक होता है ना, वो चौक किसके रूप में कार्य करता है? स्टार्टर के रूप में, पावर फैक्टर सुधार उपकरण के रूप में, या तापमान का स्रोत है, या करंट सीमक उपकरण है, या लैंप के लिए सहायक है? तो ये क्या करता है? ये करंट को सीमित करता है दोस्तों। क्या करता है? फ्लोरोसेंट लैंप में जो चौक होता है ना, चौक का कार्य होता है, प्रारंभिक कार्य होता है करंट को सीमित करना। तो करंट सीमित उपकरण है ये, ठीक है, करंट को सीमित करता है प्रारंभ में चौक। अब बात करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, यहाँ तक करेंगे दोस्तों, आगे की सीरीज आगे चलेगी। आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। ड्राई सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? ड्राई यानी सूखी है, शुष्क सिलिका जेल होती है, उसका रंग होता है दोस्तों नीला। किस प्रकार होता है? नीला होता है। और नमी सोखने के बाद में इसका बैंगनी कलर हो जाता है। किस प्रकार हो जाता है? बैंगनी कलर हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और इसी प्रकार ये सीरीज चलती रहेगी। आपको दिल्ली मेट्रो और लखनऊ मेट्रो में इसी प्रकार सफलता रहेगी, ज़रूर देखना।